मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने वसंत भाग 2 का चौथा पाठ कठपुतली किया था। आज हम मिठाई वाला 5वां पाठ पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। यह मिठाई वाला है जो यह एक कहानी, मिठाई वाला जो पाठ है यह एक कहानी है जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। मिठाई वाला कोई अलग अलग आदमी नहीं है, वह पहले खिलौने बेचता है और कुछ दिनों तक वह दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद में वह 6 महीने बाद मुरली बेचने के लिए आ जाता है और 8 महीने के बाद वह मिठाई बेचने आता है। लेकिन वह वास्तव में फेरी लगाने वाला नहीं है। उसके भी 2 बच्चे और एक पत्नी थी जो चल बसे और वह अपने बच्चों की झलक देखने के लिए फेरी का काम करने लगता है। अब हम पाठ पढ़ेंगे। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घुमा हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र होता है अनोखे किंतु मादक मधुर ढंग से, मादक होता है मस्ती भरे मधुर ढंग से गाकर कहता है, सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं। अस्थिर होता बेचैन, कि इस अधूरे वाक्य को ऐसे अनोखे मस्ती भरे ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले उसको सुनने के लिए बेचैन हो उठते हैं। उसके स्नेह अभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। स्नेह अभिषिक्त होता है स्नेह से भरा हुआ गला या स्नेह से परिपूर्ण गला। उसके स्नेह अभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती हैं। चिक होता है पर्दे, पर्दों को उठाकर, छज्जे होते हैं जो छत का हमारा अगला भाग होता है, उसको हम छज्जा बोलेंगे। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती हैं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता है। अंतर्व्यापी तो होता है जो सबके हृदय में समाया हो। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है, तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं, पुलकित यानी प्रसन्नचित हो जाते हैं। वे पैसे पाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। पूछते हैं, इसका दाम क्या है? ओल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, हिलोर होता लहर, सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राजा विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मोनू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला यानी घोड़ा, मेला घोला कैसा सुंदले। मनु बोला, ओल देखो मेला कैसा सुंदले। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुनू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने रुपए में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गए ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद पहले वो खिलौने बेचने आया और उसके 6 महीने के बाद वह मुरली बेचने के लिए आ जाता है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद यानी कुशल।
मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है और सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार से मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर, मृदुल होता मीठा स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटकाई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक सवर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। और भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 है। यहाँ आपका क्वेश्चन भी बनेगा, मुरली वाले के पास कितनी मुरलियाँ थी? 57। और अपनी मुरली कितने पैसे में बेचता था? 2 पैसे में। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। 1 वर्ड। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते हुए सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 पैसे, 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव की पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यही बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी न चाहिए, यह है नारंगी रंग की। अच्छा वही लो, ये ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए पहले ही से यह निकाल रखी है, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। धुनी है तो क्या हुआ, लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं, तुम्हारी माँ के पास नहीं है, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम भी यह ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। मुरली बेचने के बाद आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनाई
सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा बीस कैसे सस्ता बेचता है वही आदमी, यानी भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण सवर दूसरी निकट की गली से सुनने पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और सवर कैसा मीठा है इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा सवर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के बाद महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी अक्षीण हो गई। स्मृति यानी याद। 8 मास बाद पहले वह खिलौने बेचता है, 6 महीने बाद वो मुरली बेचने आ जाता है, फिर मुरली बेचने के 8 महीने के बाद वह मिठाई बेचने आता है। सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजनू लंबित केस राशि सुखा रही थी। आजनू लंबित होता है घुटने तक पड़े हुए बाल। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाले का सवर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुनु मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं भी उधर कैसे जाऊंगी, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। चिक होता है पर्दा। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ये मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियाँ पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब तुम्हें क्या खैर, मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2 तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल भाव, मुझे ज़्यादा करना नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपले मुंह से नहीं, जिस मुख में दांत नहीं होते। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी हो तुम हो नहीं? निवासी तो तुम हो नहीं। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और इससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर यानी बेचैन उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी ना भी मिले तो, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिल जाता है, और यही मैं भी चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, इन्हें आप जाने ही दें। अब बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बता दिया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा नहीं होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता, अतिशय होता है अत्यधिक गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटकेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। कोलाहल यानी शोर। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं
आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता घुल मिलकर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इसी तरह के जीवन में कभी कभी उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे उन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिफ्ट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ता है इसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस तरह जो मिठाई वाला है वो वास्तव में मिठाई बेचने वाला या फिर फेरी लगाने वाला नहीं है, बल्कि अपने बच्चों की वह झलक उन बच्चों में देखना चाहता है, जिससे उसको आत्मा को संतोष और संतुष्टि प्राप्त हो सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेसन नंबर 5 मिठाई वाले की कहानी समझ में आ गई होगी। थैंक्स।